आज हम अपने साथी, अपने मार्गदर्शक, अपने नेता डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट की दूसरी बरसी मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आवाज आ रही मेरी अज्जू? आवाज आ रही दादी, आ रही है। आप क्या करेंगे? पीछे कहीं से आवाज आ जाती है ना, इसलिए सबको एरिया स्प्रे मैं लगा दूंगा। छोटे 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 एरिया स्प्रे का मतलब ही नहीं होता। ज्यादा नहीं कर रही हूँ, ज्यादा कम का क्या मतलब? थोड़ा बहुत सुनी है तो मैं बता दूँ। ऐसे होते हैं कंजूस। ये जो 11th क्लास वाली शिट है, पोता लगाएगा अब लाके सर का। कैसी खिचड़ोली कर रही है मम्मी है? अब मैं बोलूं, मेरी आवाज आ रही? जी हाँ, आ रही है आवाज। तो आज हम अपने साथी, अपने नेता, अपने मार्गदर्शक डॉक्टर शमशेर सिंह बिष्ट की दूसरी बरसी पर एकत्र हुए हैं। पिछले साल पहली बरसी पर अल्मोड़ा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर सके थे, लेकिन इस बार इस कोरोना काल में ये संभव नहीं है कि हम एक जगह एक साथ इकट्ठे हो सके। हालांकि आज अल्मोड़ा के जितने साथी हैं उन्होंने 12 बजे से एक कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का किया था, और वहाँ जितने भी लोग थे वो उसमें उपस्थित हो गए थे, और उसका फेसबुक लाइव भी हुआ था। अगर लोगों ने नहीं देखा है तो अभी भी आप उसको देख सकते हैं। आज इस मौके पर हम सिर्फ शमशेर को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, बल्कि इस बीच और हमारे तमाम साथी दिवंगत हुए इस एक साल में, जिसमें आपके हमारे पुरुषोत्तम असनोड़ा जी हैं, सुरेन पुंडीर हैं, जीत सिंह नेगी हैं, सिंह राणा हैं, और पानू खोलिया हैं, नवीन हैं, और सबसे अंत में भी अभी स्वामी अग्निवेश हमको छोड़कर चले गए। स्वामी अग्निवेश का हम पिछले साल भी इंतजार कर रहे थे उस कार्यक्रम में, और वो आने को भी बहुत उत्सुक थे, लेकिन ये शमशेर की बरसी और स्वामी जी का जन्मदिन लगभग एक आध दिन का अंतर है, साथ ही पड़ता है, और उनके संसक उसको ढंग से पिछले साल मनाना चाह रहे थे। अच्छा हुआ वो मना लिया गया। इस बार स्वामी अग्निवेश भी हमारे बीच में नहीं। हम इन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं शमशेर के साथ साथ। और इसके बाद आज हमारे जो मुख्य वक्ता होंगे वो डॉक्टर नवीन जुयाल होंगे, जो आपको चारधाम परियोजना के बारे में बताएंगे। चारधाम परियोजना के बारे में उस तरह से काफी दे रहा है लोग, लेकिन बहुत सघन से उस मुद्दे को समझा नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात, अगर शमशेर बिष्ट अगर आज होते तो इसको एक मुद्दा हम लोग बना सकते थे। अगर वो होते, स्वस्थ होते और भाग दौड़ करने की स्थिति में होते, क्योंकि याद है 17 में हम चेश्वर बांध की जनसुनवाई के हम लोग धौला देवी में गए थे, और शमशेर की तबीयत खराब होने के बाद वहां बैठे थे। मेरा वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी हुई, मुझे बाहर भी हटा दिया गया था, लेकिन शमशेर हमेशा ये चीज रहती थी, ऐसे मुद्दों को कभी शमशेर ने छोड़ा नहीं, उनके खिलाफ आवाज उठाई। अपने देहांत से कुछ दिन पहले भी मुझे याद आ रहा है कि जो बुजुर्ग को हम श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं। उनके बारे में संक्षिप्त उनके बारे में बताएंगे। त्रिपन सिंह चौहान का मैं नाम भूल गया। त्रिपन जो सबसे प्रॉमिसिंग, हमारा बहुत उम्मीद थी, लेकिन बहुत कम उम्र में चला गया। प्रोफेसर पाठक, आप बात शुरू करें।
शमशेर की याद में आज प्रसिद्ध भूगर्भविद नवीन जियाल व्याख्यान दे रहे हैं और इसको जयू और अल्मोड़ा के साथियों ने एक सालाना का एक सिलसिला जैसा बना दिया है। बहुत अच्छा होता है कि हम सब लोग अल्मोड़ा होते और वहीं नवीन जियाल बोलने के लिए आए होते तो बहुत आनंद आता, लेकिन हमारे हाथ में बहुत कुछ है नहीं। लेकिन दूर से ही सही ये व्याख्यान होगा, ये संवाद होगा शमशेर की स्मृति में और उन विषयों को लेके ही होगा जिन विषयों के लिए पढ़ते रहे हैं। आज शमशेर तो हम याद कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस बीच चले गए हैं। सबसे पहले तो हम शमशेर के साथ स्वामी अग्निवेश को याद करते हैं, जिन्होंने तमाम देश के संघर्षों के साथ उत्तराखंड के संघर्ष में निरंतर हिस्सेदारी की और 17 जून सन 1984 में नशा नहीं रोजगार आंदोलन के समय उनकी अध्यक्षता में मल्लीताल में बहुत बड़ी सभा हुई थी और उसमें उनका दिया हुआ व्याख्यान बहुतों को अभी तक याद होगा। नित्यानंद मैथाणी जो हमारे आकाशवाणी के बहुत बड़े अधिकारी तो रहे ही थे, लेकिन जो एक संस्कृत है, हमारे साथी उपन्यासकार और लड़ाकू त्रिपेंद्र सिंह चौहान इस बीच चले गए हैं। 1 महीना भी उनको गए हुए भी नहीं हुआ है, उनको हम याद करते हैं। हमारे बहुत मशहूर गीतकार जिन्होंने बोली भाषा और संगीत को एक नया अर्थ और आज से करीबन 70-75 आज याद करते हैं शमशेर के और हम सबके साथी पुरुषोत्तम अशनोड़ा जो संघर्षों में उनके साथ रहे, कालिदा में उनके साथ रहे, संघर्ष में उनके साथ रहे, उनको हम आज याद करते हैं। आवाज नहीं आ रही, कनेक्टिविटी गड़बड़ होगी क्या? जोशी जी को हम याद करते हैं, उत्तराखंड के बहुत मशहूर गायक और हमारे जनसंघर्षों में जिनके गीत बार बार गाए जाते थे, लस्का कमर बांधा के रचनाकार गायक हीरा सिंह राणा को आज हम याद करते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार संपादक लेखक नवीन बंजारा जी को हम याद करते हैं। उसके बाद अल्मोड़ा के मशहूर पत्रकार शेर के बचपन के साथी मंजुल कुमार पांडे को याद करते हैं। उत्तरकाशी के हमारे बहुत बड़े सामाजिक कर्मी और हमारे बहुत से मित्रों के पिताजी सुरेंद्र सिंह रावत सुराह जी इस बीच चले गए, उनको भी हम याद करते हैं। और उत्तरकाशी के ही बहुत युवा पत्रकार सुरेंद्र पुरी, वो भी साल समय पहले के, उनको हम याद करते हैं। कुछ और नाम भी रह गए होंगे, उनको भी हम आज के दिन बहुत अंतरंगता से याद करते हैं। घर जाते हुए बिना अपनी गलती के जो श्रमिक मारे गए कोरोना काल में, जिसमें कोई अपराध नहीं किया, उन सब श्रमिकों को हम याद करते हैं जो तरह तरह से मरे, रेल से कट के मारे गए, कहीं भूख से मरे, कहीं किसी और चीज से, सत्ता की नाकामी के कारण वो मारे गए, उनको हम याद करते हैं। कोरोना से जो लोग मारे गए उनको भी हम याद करते हैं और सीमा पर जो शहीद हुए उनको हम याद करते हैं। और इसी के साथ ही हम आते हैं नवीन जियाल की तरफ, जो हमारे न सिर्फ संघर्षों के साथी रहे हैं, चिपको आंदोलन के साथी रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक भूगर्भविद के रूप में, एक जनमुखी भूगर्भविद के रूप में अपना विकास ही नहीं किया, बल्कि दिखाया उसको बार बार कि वो लोगों के इश्यूज के लिए, पर्यावरण के इश्यूज के लिए लड़ते रहेंगे। नवीन की पढ़ाई इधर उधर होने के बाद श्रीनगर में हुई, जहाँ से उन्होंने MSc भूगर्भ विज्ञान में किया। फिर उसके बाद दसौली ग्राम स्वराज मंडल में उन्होंने काम किया। आप लोगों को याद है कि नहीं है, याद है 90 के आसपास, 90 सन से पहले उनके और महेंद्र कुमार का वो जो अध्ययन था,
उसी के कारण विष्णुप्रयाग परियोजना निरस्त हुई थी। और जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं शुरू हुआ था तब तक वो परियोजना बिल्कुल निरस्त हुई। इन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वह समझिए कि 2013 में वो आपके सामने खुल के आई, जब विष्णुप्रयाग परियोजना पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी। नवीन की एक और विशेषता है कि उन्होंने समंदर की जियोलॉजी पर भी काम किया है और डिजर्ट की यानी कि रेगिस्तान की जियोलॉजी पर भी काम किया है, लेकिन हिमालय को उन्होंने कभी छुआ नहीं। अभी वो जरा से हमसे दूर है, अभी अहमदाबाद में है, लेकिन ज्यादातर वो हिमालय में या अपने अध्ययन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो पौड़ी में करीब में अपना वो घर बनाएंगे, जहाँ वो कुछ ही समय बाद आएंगे, शायद कुछ दिन टेंट लगा के ही रहे, लेकिन देर सवेर वहाँ पर एक घर बनेगा जिसमें एक भूगर्भविद से हमारी नई पीढ़ी संवाद करने के लिए जा सकेगी। आज नवीन एक तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण पर ही बोलेंगे, लेकिन जो बहाना होगा वह रवि चोपड़ा कमेटी के सदस्य के रूप में, जिसके वो एक और उन्होंने जो स्टैंड लिया उसको अंततः सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी। तो कोई और बात न करके हम सीधा नवीन जुयाल से निवेदन करते हैं कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें और हम सब लोग सुने, और किसी के मन में कोई सवाल, कोई कौतूहल, कोई उत्सुकता आए तो पूछे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नवीन को करता हूँ। धन्यवाद शेखर। खास करके मुझे इस जो मुझे दिल्ली से उंगली पकड़ करके उत्तराखंड लेके आए थे 1982 के दशक में। उस दिनों में भटक रहा था और रवि जी यहाँ पे बैठे हैं। CSE चालू हुई थी इनकी, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। अभी मुझे याद हो जगह विशाला भवन 800 ये स्टेट्स ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट 1983 की पहली रिपोर्ट निकालने वाले थे। मैं एक नौसिखिया था जिसपे इन्होंने विश्वास किया और मुझे इन्होंने थोड़ा बहुत काम दिया था। वो काम समाप्त होने के बाद मैं ऐसे में भटक रहा था, तो उस दरमियान मेरा नाम पता नहीं कहाँ से क्रॉप इन होता है। अनीता दीघा लेडी का नाम था और उसमें इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हुआ करता था, सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज करके। वहां पे कहा गया कि आपको एक स्टोरी बनाना है, यूथ एक्शन इन उत्तराखंड। शमशेरदा उस दिन दिल्ली में थे और पहली बार शमशेरदा के साथ में मैं रात की बस में बैठ करके अल्मोड़ा आता हूँ। तो उन्होंने मुझे टमटा मोहल्ला के पास PC तिवारी जी के वहीं रहते थे, वहाँ मुझे ठहराया था और लोगों से बातचीत करवाया था। यहाँ से मेरा उनसे परिचय हुआ और बाकी उनके व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा जाना और संपर्क बनता चला गया। उसी दरमियान मैं नैनीताल समाचार के दफ्तर में भी रहा काफ़ी टाइम तक। उनका ऑफिस में रहता था, उनके अखबार को, पुराने अखबार को टटोलता था और समझने की कोशिश करता था कि उत्तराखंड के युवा किस ढंग से अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी जगह के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार उत्तराखंड के परिवेश को बचाने के लिए, यहाँ की संपदा को बचाने के लिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले एक सम्मानजनक, उसके लिए किस तरह से कार्यरत है। उसने बड़ी गहरी छाप मेरे दिमाग में छोड़ी और उसके नतीजा ये हुआ कि जब चंद्र प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है तो मैं ये 1500 रुपये की नौकरी थी मेरी पर मंथ की उस जमाने में। भट्ट जी 275 रुपये मुझे देने को तैयार हुए और मैं छोड़ करके गोपेश्वर चला गया। और उससे वो जो मेरा निर्णय था वो आज तक मैं उसको मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जिंदगी का बहुत ही सकारात्मक निर्णय था, जिसके कारण मैं आज आप लोगों के सामने बैठा हूँ और आप लोगों को आप मुझे सुन रहे हैं। मतलब ये तो कह सकता हूँ कि आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग टू इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, बिकॉज आप लोगों ने बहुत सीखा है और आज जो कुछ मैं हूँ उसमें हर जो सज्जन यहाँ बैठे हैं, जो मेरे बुजुर्ग हैं, सबका अपना अपना योगदान है। अब इस सिलसिले को और थोड़ा सा करने की बात हुई थी, वो 889 किलोमीटर होगी। चार धाम इसका नाम दिया गया इसलिए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इस मिलित थे, यही मुख्य इलाके थे। पर साथ उन्होंने टनकपुर से पिथौरागढ़ भी इसमें जोड़ा क्योंकि हमारे मानसरोवर का क्षेत्र भी जाता है उस इलाके में, शायद उसी वजह से इन्होंने इसको भी जोड़ा होगा। तो ये उसका सेक्टर्स रहे और इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो बड़ा जबरदस्त था। हमको पहाड़ की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को
ताकत करना है, रोड में जो नुकसान, जो फैटलिटीज होती है उसको कम करना है, नए जॉब्स क्रिएट करने हैं, पता नहीं कैसे होंगे, मुझे पता नहीं इसके बारे में, लोकल पॉपुलेशन के लिए, और डिसेलरेशन करना है जो आउटवर्ड माइग्रेशन होता है उसकी, इस रोड की चौड़ीकरण के कारण वो शायद इनवर्ड भी हो सकता है और शायद स्टेबल, इसका मानना था। और प्रोटेक्टिंग द बॉर्डर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इसको उन्होंने रखा था, ये मुख्य ऑब्जेक्टिव थे। अगर मैं आपको अतीत में थोड़ा लेके जाता हूँ, क्या किसी का तो थोड़ा अतीत लेके जाते, 1883 की तस्वीर है पांडु की सड़क, ये हमारी सड़क थी जिसमें हमारे यात्री जाया करते थे। ये 1985 की जस्ट आपकी सड़क रारंग चट्टी के आसपास जहाँ बद्रीनाथ में लोगों को इस ढंग से ढोया जाता था या ले जाया जाता, ये हमारी बाबा काली कमले वाले जमाने की परंपरा रही है। हम नहीं कह रहे कि हमें ये परंपरा कंटिन्यू करना है, इससे परंपरा कितनी बेहतर हो, इसको समझने के लिए हमें उस जमीन को भी जरूर समझना पड़ेगा। हमें पता है कि पॉपुलेशन बढ़ा है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, इस समन्वय उसके साथ में एक, हमारी आवश्यकताएं बढ़ी है, सब कुछ बढ़ा है, इस समन्वय उसके साथ में एक कैसे सिम्बायोटिक रिलेशन कैसे डेवलप करें, ये अपने आप में विषय था। अब मैं विषय पर आता हूँ जो कि मेरा विषय भी रहा है, आपको ये बताने के लिए, जस्ट टू ओरिएंट यू, कि अगर हम हिमालय की बात करते हैं, पूरे हिमालय की, इस वक्त मैं केंद्रित कर रहा हूँ सिर्फ उत्तराखंड हिमालय में, जो उत्तराखंड हिमालय में जिस ढंग की भौगोलिक जियोलॉजिकल संरचना है, वैसे अन्य पार्ट में भी है, कुछ ज्यादा इसमें भेदभाव नहीं है। इसमें 4 मुख्य भ्रंश है। एक हम कहते हैं हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, MFT, दूसरा मैन बाउंड्री थ्रस्ट दिखा रहे हैं, कहते हैं हम लोग साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम। ये जो भ्रंश हैं ये हिमालय को अपनी आकृति देते हैं। आप इसमें देखिएगा कि जो क्षेत्र आपका MBT और MCT में है, इसको मैं राजी बोल रहा हूँ, और इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा आबादी रहती है। सबसे बड़ा ये नवीन का लेक्चर देख रही हो। उसके बाद जो किसी भी ग्रुप में चले जाओ उसमें मिल जाएगा, और विनोद से कह दो कि वो देख लो इसको। दूसरा हम जो कह रहे हैं, दूसरा क्षेत्र आता है हायर हिमालय का। अब हायर हिमालय का जो क्षेत्र है वो लाल जो मैंने लाइन बनाई, इसको MCT बोलते हैं। ये इस भ्रंश को मैन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये भ्रंश और STDS जो साउथ डिटैचमेंट सिस्टम, जिसको प्रोफेसर वालिया ही हेट टू से इट STDS, उन्होंने मुझे एक बार कहा था, नवीन इस नाम को मत लिया करो, तुम बार बार इसको लेते हो, इसका मतलब ये होता है कि जो चाइनीज हैं उनकी क्षेत्र जो है यहाँ तक जिसको के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो क्षेत्र है हमारा हिमालय का, इस क्षेत्र में हमारे सारे तीर्थ स्थापित है, चाहे वो गंगोत्री हो, चाहे वो यमुनोत्री हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, और साथ ही साथ इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिमालय भी हैं जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे जो गोले आपको दिख रहे हैं, ये कंसंट्रेशन होता है अर्थक्वेक के एपिसेंटर्स का है। मैक्सिमम एपिसेंटर अर्थक्वेक के उसी क्षेत्र में समाहित है। और सबसे ज्यादा वर्टिकल कंप्रेशन, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशन जिसने वर्टिकल हाइट को दिया है, वो इसी 2 भ्रंशों के बीच में आता है, MCT और इसके बीच में, जिसका इसीलिए कुल मिला के ग्लेशियर्स यहाँ पे हैं, ऊंचाई सबसे ज्यादा यहाँ पे है, और भूकंप के सारे यहाँ पे कंसंट्रेशन है। इसके कारण हम हायर हिमालय को वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव डोमेन कहते हैं। नाउ ये एक तस्वीर है जो क्रॉस सेक्शन, नॉट तस्वीर, एक्चुअल प्रोफाइल है डॉक्टर नरेश बनाई गई। इसमें ये दिखाया गया लेक्चर सुनो यार किसी ने, ये पहला जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, ये 1 डायमेंशनल है। ये आपका सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग बेस्ड इमेजेस 1 डायमेंशनल है। इसको 2 डायमेंशन में लेके जाए हम देखो, असल में यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ MFT से लेकर के तिब्बत तक, ये सतलुज का क्षेत्र आ जाता है। ये जो घटा है ये सतलुज का है। ये हमारे
कलीग हैं डॉक्टर नरेश राणा, इन्होंने बनाया इसको। अब ये साइट में एलिवेशन प्लॉट किया हुआ एक्चुअल, और यहाँ पे रेनफॉल प्लॉट किया। अब देखिए ये जो हमारे ग्रे एरिया है, ये हमारी ऊंचाई है उन पहाड़ियों की जो हमको उस क्षेत्र में दिखेगी, और इसकी नीचाई दिखेगी। इसके बीच को अगर एवरेज लेते हैं तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये हमारा पहाड़ का ऊंचाई है। अब देखिए गंगा प्लेन से हम चलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां आती है, लेसर हिमालय का क्षेत्र आता है, हायर हिमालय का क्षेत्र आता है, और फिर तिब्बत का पठार आ जाता है। और यही जो रेनफॉल को डिक्टेट करती है। तो दो रेनफॉल की बड़ी पीक्स आपको मिलती है। रेनफॉल के आपको ये एक्सिस पढ़नी पड़ेगी। ये रेनफॉल मिलता है एक यहाँ पे, और दूसरा आता है मेंटल थ्रस्ट पे। मैं इसको दिखा रहा हूँ। ये जो दोनों क्षेत्र हैं, हायर हिमालय का क्षेत्र और ये जो क्षेत्र है, ये अपने आप में जियोलॉजिकली तो काफी सेंसिटिव है, पर मीटरोलॉजिकली स्पीकिंग ऑल्सो ये काफी सेंसिटिव होते हैं। और आपको ज्ञात होगा, और आप सबको हमारे उत्तराखंड में रहते हैं, ज्यादातर जो घटनाएं हमारी घटित हुई हैं, बड़े बड़े बाढ़ आई हैं या भूस्खलन आए हैं, तबाहियां हुई हैं, वो सब इस इलाके में मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जिसको मैंने कहा जो ये टेक्टोनिकली भी एक्टिव है, जियोलॉजिकली भी बहुत फ्रेजाइल है, और इकोलॉजिकली भी बहुत सेंसिटिव है ना। कार्टून जो मैंने लिया उनके वेबसाइट से खाने के लिए, अगर हम चार धाम की बात करते हैं तो हमारी चौड़ाई जो हो रही थी पिथौरागढ़ वाले सेक्टर में, टनकपुर से पिथौरागढ़ 150 किलोमीटर। अगर मैं इसको बालकनंदा घाटी में जाता हूं तो मेरे पास 140 किलोमीटर रुद्रप्रयाग पड़ता है, बाकी 160 किलोमीटर बद्रीनाथ होता है। और रुद्रप्रयाग से हम बाइफ्रिकेट कर जाते हैं, 76 किलोमीटर केदारनाथ है। और उसके बाद अगर हम उसमें जाते हैं, गंगोत्री में जाते हैं और यमुनोत्री में जाते हैं तो 144 आता है, धरासू 95 जाता है, और 124 किलोमीटर गंगोत्री जाता है। कुल मिला के जो चौड़ीकरण होना था वो 889 किलोमीटर, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो इतने क्षेत्र विशेष में होना था, और हो रहा है, होना तो क्या हो रहा है ना। हमारे मित्र ध्यानी जी हैं, वो बड़े बड़े उसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं, उनका बड़ा इंक्विजिटिव माइंड है। तो एक टर्म ऑफ, मैं थोड़ा जंप कर रहा हूँ लेकिन वापस आ जाऊंगा संदर्भ में, कि एक बड़ा अच्छा टर्म ऑफ रेफरेंस हमको दिया गया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि आपको हिमालय क्षेत्र में इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। जब लोग बात करते हैं हिमालय क्षेत्र तो किसी को लगता है भाई तुम हम तो उत्तराखंड में बात कर रहे हैं, तो हिमालय क्षेत्र की बात क्यों हो रही है। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो ये चार घाटियां अगर हम दिखा रहे हैं, जो चार धाम की टनकपुर नहीं जोड़ा है, उनको अगर हम एक छोटा स्केल पे देखें, पूरे हिमालय के लिए भी लागू स्केल पे देखें, तो पूरा का पूरा जो चौड़ीकरण हो रहा है, इसका जो रेडियस है 50 किलोमीटर के आसपास है। तो हम कभी हम अन्याय करेंगे, विज्ञान के साथ अन्याय करेंगे और इस जमीन के साथ भी अन्याय करेंगे अगर हम इन घाटियों को आइसोलेशन में देखेंगे। कैसे हम कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि जो NH 109 में है वो NH 158 पर असर नहीं करेगा, जो 108 पर हो रहा है वो 94 पर असर नहीं करेगा। तो इसीलिए एक समग्रता चाहिए थी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन के लिए, जिसपे हम मैं आगे आऊंगा, जिसपे काफी बहस है और लोग चीजों को आइसोलेशन में देखने लगे, जो कि गलत था। तो ये जस्ट आपको देना चाहता हूं कि ये चार धाम की जो परियोजना है आइसोलेशन में नहीं देखी जानी चाहिए, इनको एक समग्रता के साथ देखी जाना चाहिए। ना पहला सेक्टर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टनकपुर से चंपावत का सेक्टर। ना टनकपुर से चंपावत का सेक्टर मेरे अनुसार अगर देखें तो ये इसका जियोलॉजिकल मैप है। प्रकाश सेटल ये सज्जन ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, इनकी PhD है इस इलाके में, उनका ये बनाया हुआ नक्शा है। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं कर बताऊंगा, बस सिंपल सी बात बताऊंगा। वो तीन भ्रंश, एक भ्रंश आपका है हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, जो मैंने कहा शिवालिक्स को गंगा प्लेन से अलग करता है। ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट है जो शिवालिक्स को लेसर हिमालय से अलग करता है। ये साउथ अल्मोड़ा थ्रस्ट है। तो ये जो इलाका है खास करके सुखी टांग से लेके के बसिया जो इलाका है, इस इलाके में हमारे दूसरे साथी है, उनका नाम है डॉक्टर गिरीश कोठियारी। इन्होंने काफी काम किया इस इलाके में। उनके द्वारा उनका काम को मैं थोड़ा सा दिखाना भी चाहूंगा। अब देखिए मैं इसको ब्लो करूं तो क्या दिखा हमने यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये बस्तिया से लेकर के चालसिया के बीच में इसी इलाके में सड़क आपको इतने छोटे सेक्टर में, ये बहुत अनयूजुअल है। स्केल आपके पास यहाँ पड़ी हुई है 10 किलोमीटर की, लेस देन अराउंड 10 किलोमीटर क्षेत्र में 3 भ्रंश गुजर रहे हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव मानी जाती है जियोलॉजिकल पार्लेंस में। जियोलॉजिकल संदर्भ में देखा जाए तो हम इसको बोलेंगे ये स्ट्रक्चरली जियोलॉजिकली स्पीकिंग ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि ये भ्रंश क्या होते हैं, इनके लॉन्ग मूवमेंट्स होते हैं हल्के हल्के, जिससे चट्टानें में आपस में घर्षण होता है, वो टूटती हैं, और उससे जब भी कोई हम उसके स्लोप के साथ छेड़खानी करते हैं तो वो अपने आप में काफी विकराल रूप धारण करती है। और ये लैंडस्लाइड जो ऑलरेडी वहां पे है, इस इलाके में एक ऐसा लैंडस्लाइड भी है जो 1922
इंडिया के टोपोग्राफिक मैप में दिखाया गया है। तो ये क्षेत्र जहां से ये रोड चौड़ीकरण हो रही है, इस रोड का जब चौड़ीकरण कर रहे थे तो हमें मतलब अगर मैं उनकी का होता तो मैं इस क्षेत्र को अपने आप एक बड़े स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देता और इसमें इंटरवेंशन करने से पहले 10 बार सोचता कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। उसी तरह से ये कोठियारी जी का काम है, उनका पब्लिश वर्क है, जो मैं जितनी चीजें दिखा रहा हूँ जनरली साइंटिफिकली पब्लिश वर्क है। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। उन्होंने कहा कि जो मैन बाउंड्री थ्रस्ट MBT है, ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ये लेसर हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों को अलग करता है। पर यहाँ आप देखें ये जो मैन बाउंड्री थ्रस्ट है वो शिवालिक में जा रहा है। इसका मतलब मैन बाउंड्री थ्रस्ट जो है वो एक्टिव इलाका है, वहां पे आज भी एक्टिविटी चल रही है। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। तो जो भी इस इलाके में इंटरवेंशन करे किसी भी काम को लेके, चाहे रोड हो चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर उसको इग्नोर करते हैं तो उसको उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ की तस्वीर देखिए, ये खड़गपुर से वहां की चंपावत की रोड नहीं है पर वेस्ट में है। जो मैं आपको चित्र दिखा रहा था, ये जो है इस इलाके के वेस्ट में ली गई है, ईस्ट है, ये वेस्ट में लिया गया तस्वीर है। अब देखिए आपको दिख रहा है जमीन, कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अब आपको मैं सिर्फ प्रमाण दिखा रहा हूँ कि क्षेत्र दिखता कैसे। तो ये क्षेत्र था आपका टनकपुर से लेकर चंपावत के बीच का चित्र। ना अलकनंदा घाटी मार्ग बहुत कुछ डॉक्यूमेंट भी किया गया इस घाटी के बाद। इस घाटी को अगर हम देखते हैं तो 2013 में ये आपको एक चित्र दिखाया है। इस चित्र में हमने जो बॉक्स बनाए हैं, इस चित्र में हमने फिजिकली विजिट किया है। यहाँ पे डॉक्टर सती बैठे हैं, नरेश राणा है यहाँ पे बैठा हुआ, हमारे साथ प्रोफेसर सुंदरयाल जी हैं। उन्होंने समग्रता के साथ उसको समझने की कोशिश की, और जब हमने कोशिश की तो हमने पाया कि ये जो जितनी जो आप बॉक्स देख रहे हैं ये उसी इलाके में बॉक्स है जहाँ से ब्रंश गुजर रहे हैं। ये उसी इलाके में बॉक्स बन रहे हैं जहां पे चट्टानें कमजोर हैं। तो यानी कि 2013 की त्रासदी में केदारनाथ में डिस्ट्रक्शन तो हुआ ही हुआ, लेकिन अन्य क्षेत्र भी जो रिस्पॉन्ड किए हैं वो वहां की जियोलॉजिकल कंडीशंस के कारण ही ज्यादातर जियोलॉजिकल और जियोमॉर्फिकली संवेदनशील हुए हैं। तो ये हमारे पास एक खाका है समझने के लिए इस इलाके को, कि ये इलाका वास्तव में काफी संवेदनशील है। नाउ हाउ टू गो अबाउट इट। अब इसको देखिए, प्रोफेसर वाल्दे ने बड़ी बात बोली। इनका 2017 का इंटरव्यू वाडिया इंस्टीट्यूट में शायद आए थे, पर मैं तो वहां था नहीं, पर मुझे हिंदुस्तान टाइम में ये मिला। ऑल वेदर चार धाम रोड प्रोजेक्ट मीनिंगलेस सेज जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर के.एस. वाल्दिया, ये सितंबर में छापा है। आगे वो बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एम्बिशियस ऑल वेदर रोड फॉर चार धाम पिलग्रिमेज could be proven meaningless as it was being planned on the floodway of Ganga basin in Garhwal Himalaya, said the renowned geologist K.S. Waldia. I really salute him for this. I really salute him for this. उनका एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट है उनका, उन्होंने उस ढंग से काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस उत्तराखंड के पहाड़ को तो खास करके मैं कहूंगा, कौन सा गली, कौन सा गधेरा, कौन सा पहाड़, कौन सा झरना नहीं नापा है। और इसीलिए वही व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है बैठ के कि फ्लडवेज ऑफ गंगा बेसिन। अब मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा इन सब्सिक्वेंट स्लाइड में जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो कितना जेन्युइन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी सड़कें फ्लड लेवल पे ही बनी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर भी कहूं, ये भी नहीं कह रहा हूं कि फ्लडवे में काफी सारी सड़कें भी बनी है। और उनका हमें मिला है प्रमाण कि जब हमने फ्लडवेज में सड़कें बनाई तो उसका नतीजा हमें कैसा भुगतना पड़ा, ये मेरी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में आएगा। ये पेपर 2013 में नरेश राणा ने और हमारे साथियों ने पब्लिश किया था करंट साइंस में। जैसे 2013 की बाढ़ आई थी, एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा था ये सेंचुरी की सबसे बड़ा फ्लड है, बहुत बड़ा फ्लड, खास करके अलकनंदा घाटी के लिए कहा गया। हमारा ये मानना था कि ये सबसे 1970 के मुकाबले में ये फ्लड उतना बड़ा नहीं था, ये हमारा मानना था। लेकिन मानने से कुछ होता है ना, आपको वैज्ञानिक तथ्य देने पड़ते हैं। तो इस फ्लड के इमीडिएटली बाद नरेश राणा उनकी टीम फील्ड में जाती है और ये लोग क्या करते हैं कि फॉर्चुनेटली सेंट्रल वाटर कमीशन जो होता है उनके कुछ फ्लड मार्क्स होते हैं जो हाई फ्लड लेवल लगाते हैं। तो श्रीनगर का ये क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल है, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये गड्ढा है, ये अलकनंदा नदी है और हम ऊपर की तरफ जाते हैं भक्तियाना है, फिर ITI की बिल्डिंग यहाँ कहीं आती है और इसके बाद पौड़ी की रोड का इलाका। ये क्रॉस सेक्शन जो लोग श्रीनगर के हैं वो समझ पाएंगे इसको। ना पुरानी टोपोग्राफी हमारी ये थी, ये वाली, इसके ऊपर भी 1970 का फ्लड आया था, लेकिन जो 2013 का फ्लड आया था वो इससे काफी ऊपर था ये। और उसने जब मलबा छोड़ा तो ये उसने टोपोग्राफी डेवलप ये जनरेट करी है बेस्ड ऑन द फ्लड सेडिमेंट।
जो फ्लड के द्वारा लाया गया मलबा जो डिपॉजिट था उससे ये टोपोग्राफी बनी है। तो यहाँ पे जो रोड है वो डेफिनेटली जो वालिया साहब ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द रोड्स आर अलोंग द फ्लडवेज, सर्टेनली इन सम एरिया इट प्रूव टू बी करेक्ट। नाउ बढ़िया हवा चल रही बढ़िया। पर ये समझते हैं कि 2013 का जो फ्लड था उसमें मैं अभी यहाँ पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमने इस चर्चा को हमारे सुप्रीम कोर्ट की हाइड्रो पावर कमेटी में काफी चर्चा किया था। हमने कहा था ये आर्टिफिशियली एम्प्लीफाइड फ्लड था बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बैराजेस एंड ऑफ कोर्स by the construction of the settlement along the course of the free flow path of the rivers। इसकी वजह से ये amplify हुआ था, unlike the 1970 flood जो कि उस ढंग से amplify नहीं हुआ था। वो landslide induced dam के bursting and one of the major contribution comes from the Gona Lake जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वास्तव में हमको सोचना पड़ेगा हम रोड कहाँ से बना रहे हैं। तो फ्लडवेज में हमारी काफी सारी रोडें आ रही हैं और अब पहले भी आई हैं, अभी भी फिर से वही हमने फ्लडवे इस्तेमाल किया है। नाउ देखिए ये सीएससी की रिपोर्ट है फ्लड्स, फ्लडप्लेन एंड एनवायरमेंटल मिथ्स। काफी डिबेट हुई थी इस पर्टिकुलर बुक पे सीएससी की, बहुत सारी चीजें हम नहीं मानते हैं इसमें, पर एक बात जरूर थी उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन उनका बहुत बेहतरीन था इसमें आप देखिए ये जो सड़क आपको दिख रही है ये पीपल कोठी से आगे निकलेंगे तो गांव पड़ता है पाखी, ये अलकनंदा नदी है। पाखी से ये सड़क चल रही है आपकी नीचे और इसको घूमती हुई जाती है, आगे आता बेलाकुची फिर आता पातालगंगा। ये हमारी बद्रीनाथ की रोड हुआ करती थी 1970 के फ्लड से पहले। 1970 में फ्लड ये रोड डिस्टर्ब हो गई क्योंकि बेलाकुची भी तबाह हो गया था। लुक एट द टोपोग्राफी, एक नेचर का थपेड़ा पड़ता है ना तो पूरा का पूरा भूगोल और भूगर्भ दो बदल जाते हैं और हम इस बात को अभी तक मानने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य हमारा। ये था 1970 का फ्लड का, इमीडिएटली फ्लड के बाद की तस्वीर। इस रोड को देखिएगा, ये रोड है। अब टोपोग्राफी देखिए कैसी बदलती है। जब मैं उस इलाके में फिर से फोटो खींचता हूँ तो ये आपके पास बची है 1970 के फ्लड के रोड का अवशेष। और आपने जल्द, क्योंकि डिफेंस का इलाका है, पिलग्रिमेज का इलाका है, तो जल्दबाजी में हमको रोड बनानी थी। तो हम इस इलाके के लोगों ने शायद प्रतिवाद किया था। ये भट्ट जी ने मुझे कहा था ये चूंकि ज्यादा स्टेबल एरिया था इस तरफ का, रोड ठीक इसके ऊपर से काटी गई। जो चूने का पहाड़ है जनरली, और यहाँ से ये आपका दरकता रहता है। ये वो बेलाकुची था, ये वो पाताल गंगा था जिसने बेलाकुची एक शहर हुआ करता था। काफी सारे बसें यहाँ पे थी जो सारी की सारी बह गई थी। पूरी टोपोग्राफी आप जस्ट देखिए, ये पूरी टोपोग्राफी ये देख रहे हैं, ये गांव भी था यहाँ पे, तो सारा का सारा एक झटके में एक दिन की बाढ़ में तबाह हो गया। और आज ये सड़क है जो हमारे आइसोर बना। और पाताल गंगा देखिए जिसने इस फ्लड को जनरेट करने में काफी अहम भूमिका लगाई थी, वो पाताल गंगा की स्थिति आज ये है। ये हमारी बद्रीनाथ की रोड है, बड़ी खूबसूरत दिख रही है, 2 लेन पेव्ड शोल्डर वाली 2 लेन वाली है, ये इंटरमीडिएट बिट वाली रोड है। और ये लैंडस्लाइड जो कि जितने भी वैज्ञानिक सब ने कहा भैया इस लैंडस्लाइड को बचा लो, इसको रोक लो, नहीं तो फिर से ये गौर जो है पाताल गंगा है, ये गौर यहाँ जाता है नीचे अलकनंदा नदी, फिर से इसको रोकेगा, फिर ये फटेगा और फिर तबाही करेगा। पर जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं होती, वी डोंट बिकम इंटेलिजेंट। वी बिकम इंटेलिजेंट व्हेन देयर इज अ ट्रेजेडी, देन एवरीबॉडी बिकम इंटेलिजेंट। एनीवे, उसके बाद ये देखिए कुछ तस्वीरें कोलाज बनाया। मैं इसमें क्योंकि सब्जेक्ट का विषय नहीं है, पर जस्ट टू गिव अ कंप्लीटनेस टू माय टॉक, मेरे व्याख्यान को एक कंप्लीटनेस देने के लिए मैं दिखाना चाह रहा था कि 1893 का एक तस्वीर है गोना लेक का लैंडस्लाइड का जो आया था। उसने इस नदी को गंगा थी इसको रोका था और 1894 की गोनाताल बनी थी। ये मैंने जब 2015 में गया तब उसकी ये दिख रही थी मुझे, वो जो आपको लैंडस्लाइड ये दिख रहा है, लैंडस्लाइड ये है। और गोना लेक तो 1970 के फ्लड में साफ हुई थी, आज वहां से फिर से नदी अपने उसमें जाती है। ये वो डिपॉजिट है जिसने इसको ऑब्स्ट्रक्ट 300 मीटर का ऑब्स्ट्रक्शन किया था। और जब फ्लड 2 पल्स में गया है, एक फ्लड गया था आपका 1894 में, जिसके कारण ये डिपॉजिट आपका बैठा, ये गाँव रेवेन्यू में रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, ये गाँव 1894 में यहाँ नहीं था, इसकी इस साइड हुआ करता था, यहाँ आया। ये मलबा जो बैठा है ये 1894 का पार्शियल ब्रीचिंग ऑफ द गोनाताल था, और ये 1970 का मलबा यहाँ पड़ा हुआ है जो कि पूरे लेक के फटने के बाद हुआ। अब जो वालिया साहब ने कहा, मैं फिर उस बात पे आता हूँ कि फ्लड वेज में हमारी सड़कें बनी। ये श्रीनगर की तस्वीर है 1970 के फ्लड की, अगेन कटसी सीएससी। उनमें आप देखिए ये हमारी होती है अपर सीट और लोअर सीट हुआ करती थी बसों के अंदर में, ये बस उसी जगह में फंसी है जिसको हम बोलते हैं श्रीनगर का भक्तियाना का इलाका, ITI का क्षेत्र। वो ITI बेचारा हरदम जूझा है, बाढ़ से जूझता रहा, फिर उठता रहा, और 2013 के बाद में तो उसने कहा कि नहीं अब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। ये बाढ़ का है। अब देखिए 2013 के फ्लड का देखिए, ये जो बिल्डिंग है, मैंने जो सर्कल दिया यहाँ पे, ये बिल्डिंग
17 जून 2013 से नरेश राणा की खींची हुई फोटोज हैं। 2017 में देखिए बिल्डिंग के अंदर ऊपर तक पानी की अलकनंदा यहाँ बह रही है और यह हमारा उस इलाके का क्या बोलते हैं लोअर भक्तियाना का इलाका है यहाँ का, ये अलकनंदा की नदी है, ये बाढ़ का स्वरूप है। ये सेम 1970 में हुआ। और दूसरे बात 18 तारीख को जाते हैं पानी निकल जाता है तो ये उस बिल्डिंग आता है और उसी टाइम में ITI को देखते हैं उसके अंदर में ये मलबा टूथपेस्ट जैसा आप निकालते हैं किसी से, पिचकारी की तरह ये मलबा निकला था। और मैं इसमें इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। ये जो मलबा था हमने कहा टोटल जो मलबा हमारे पास में आया था उसमें आई थिंक 40% प्लस जो मलबा था वो हमारा हिमालय में। इसलिए रोड जब भी बात करते हैं तो हमें उस क्षेत्र विशेष में बनानी चाहिए जिस क्षेत्र में जानकारी हमको फ्लड के संदर्भ में। मेरे पास में 100 साल का डेटा था अलकनंदा में पड़ा हुआ है, अगर आपको पुराना, बाकी क्षेत्र भी ऐसे होंगे जहाँ पे डेटा है हमारे पास में। तो हमको ऐसा अलाइनमेंट लेना चाहिए जहाँ पे वो फ्लड से ग्रसित न हो। ये वालदिया साहब ने बहुत बेहतरीन कहा है कि हम फ्लड, किसी ने नहीं कहा था एक्सेप्ट वालदिया, उन्हीं का स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट 1894 का जो फ्लड का मैं ये डिपॉजिट आपको यहाँ दिखा इसको इस तरह यहाँ मिला है, पर इसमें एक विस्तृत काम करने की आवश्यकता है। ये वास्तव में एक था या 803 के छोड़ा था, पर जिस जंग से मुझे इसके अंदर सैंड मिली है भरी हुई सेटलमेंट के अंदर में, उससे ये प्रतीत होता है कि ये फ्लड में गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा हिमालय फ्लड से ग्रसित है और सड़कें जो हैं हमारी उससे अछूती नहीं रह सकती अगर हमने उसको ठीक से न किया। न दूसरा कि ये नहीं होगा, इन्होंने कहा नहीं होगा, पर फॉर्चुनेटली एक सर्कुलर था मॉर्थ का जो 23/3/2018 को आता है, उसमें वही बात कही कि जो हम कह रहे थे। तब तक हमने ये सर्कुलर नहीं देखा था, ये सर्कुलर हमारे पास था ही नहीं। और अच्छा बात है कि नहीं था, हम बायस नहीं थे इससे, हम अपनी इंडिपेंडेंट राय, अपने तजुर्बे, एक्सपीरियंस और विज्ञान के तहत कह रहे थे। दूसरा जो ग्रुप कह रहा था वैज्ञानिकों का, वो आड़ ले रहा था 2012 के सर्कुलर के पीछे। हम कह रहे थे अगर हम गलत है तो आप आर्ग्यू कीजिए। उनमें कुछ 2 वैज्ञानिक ऐसे थे, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, उन लोगों ने बीच में एक इंटरवेंशन भी किया था और ये कहा उन लोगों ने कि भैया ऐसा है कि हायर हिमालय में, जो हमारा भी मानना है, हायर हिमालय में इस ढंग के रूल्स आप नहीं लगा सकते, ये वाला रूल आपका नहीं चलेगा। ये जो आप विल बी डिसाइडेड बाय द जियोलॉजिकल कंडीशन, जियोमॉर्फोलॉजिकल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, उस पर डिसाइड होगा। हम रोड की विड्थ के बारे में बात नहीं करेंगे। ये दूसरा ग्रुप था हमारा, उसमें हम भी सम्मिलित थे। लेकिन जब वोट देने की बात आई तो उन्होंने अपने हाथ इसके लिए खड़े कर दिए कि हमको 10 मीटर चाहिए। रीजन बेस्ट नोन टू देम कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब ये सर्कुलर आता है, जब हम सर्कुलर रखते हैं सामने में, तब तक वोटिंग हो चुकी है, बढ़ गया हमारा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि अगर कंसेंसस से डिसीजन नहीं होता है तो हमको आप वोट पे जाएंगे। जब वोटिंग होती है उनको ये सर्कुलर भी दिखाया गया मॉर्थ का, भैया ये मॉर्थ का सर्कुलर भी आ गया है, अब तो कुछ बोलो। और इनको अपॉर्चुनिटी दी, चेयरमैन सर ने उनको अपॉर्चुनिटी दी गई कि भैया आपके पास अभी भी वक्त है, अगर आप चाहें तो अपना निर्णय बदल सकते हैं। फोर्स कोई नहीं कर रहा था, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना डिसीजन बदलिए, तो उन्होंने डिसीजन नहीं बदला। अगेन द रीजन बेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स एट ऑल, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द साइंटिस्ट। उन वैज्ञानिकों ने अपना निर्णय नहीं बदला। जो वैज्ञानिक ये कह रहे थे, फील्ड में हमारे साथ जाते थे कि ये हिमालय के साथ में क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रक्शन नहीं, ये बलात्कार है। ये कुछ वैज्ञानिकों ने कहा बलात्कार है, ये दे आर जस्ट रेपिंग द माउंटेन्स। लेकिन जब सवाल आता है निर्णायक सवाल निर्णय लेने का, तब वो खड़े हो जाते हैं उस तबके के साथ में जिस तबके का ना विज्ञान से कोई लेना देना है, ना इन्वायरमेंट से कुछ लेना देना है। उनका उस तबके का एक ही मानना है, वो मानना उनका ये है कि उनके पास एक चीज आती है, उनको एग्जीक्यूट होना है और कुछ नहीं। तो हमने इस सर्कुलर की, मतलब फॉर्चुनेटली हमें इतनी प्रसन्नता है कि हमारी बात ऑलरेडी ये 2018 का सर्कुलर कह रहा था। और यहाँ पे एक बात और इंगित करना चाहता हूँ, ये सर्कुलर की कॉपी बीआरओ को भी गई थी और हमारा एक बहुत बड़ा हमारा एक मेंबर जो था वो बीआरओ को रिप्रेजेंट कर रहा था, डिफेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। उस आदमी ने भी इस सर्कुलर का जिक्र हमारे साथ में नहीं किया। तो आप इससे क्या अनुमान लगाएंगे कि इस कमेटी के तहत चल क्या रहा था? ये तो सरासर
अब हिलना है, मतलब इस तरह से आप कहते हैं इट इज अ काइंड ऑफ थिंग यू आर हाइडिंग द ट्रुथ, यू आर हाइडिंग द फैक्ट्स एंड मिसलीडिंग द कमिटी। एनीवे, सो लेट्स प्रोसीड। ये वो सर्कुलर है साहब, मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये 2012 का सर्कुलर है जिसके तहत ये बात उठी थी, ये डबल इन द पेप शोल्डर की जो बात हुई थी, ये वाला डिटेल इसी में था, इसी सर्कुलर में था। और उसके बाद ये सर्कुलर आता है जिसको मैंने दिखाया 23 मार्च 2018 का, जिस सर्कुलर को उन्होंने, दिस सर्कुलर वाज नेवर सोन टू द एचपीसी, इस सर्कुलर को एचपीसी में नहीं। और जो हाइलाइट्स में आपको मैंने फिर से रिटाइप किया हाइलाइट को, मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके हाइलाइट्स ये थे। ये सर्कुलर आपका 2013 का है, सब्जेक्ट लिखा है स्टैंडर्ड फॉर लेन विड्थ ऑफ नेशनल हाईवे एंड रोड डेवलपमेंट अंडर सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन हिली एंड माउंटेनस टेरेन। पहला शब्द उनका आता है दिस चैलेंजेस, मैंने कुछ भी वर्ड चेंज नहीं किया, जो सर्कुलर में उसको रिप्लिकेट किया यहाँ पे। दिस चैलेंजेस अराइज ऑन अकाउंट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ हिल स्लोप्स एंड प्रोग्रेसिव डैमेजिंग इफेक्ट on the road alignment and structure in higher contour on hills due to excavation work, requirement for large scale felling of precious trees, associated environmental changes. Resultantly, there arise need to provide large scale protection work, acquisition of additional land for right of way. ये मैंने डिस्कस नहीं किया है, कभी और डिस्कस होगा। Now then 4.4 में लिखते हैं following specific provisions shall be made for traffic volume ranging from 3000 PCUs per day to about 8000 PCU per day. Now ये जो आपका आता है कि ये पैसेंजर कार यूनिट्स पर, ये पैसेंजर कार यूनिट का ये यूनिट होता है, और जो हेमंत ध्यानी के कैलकुलेशंस वगैरह थे और जो डेटा भी हमारी कमेटी के सामने आया, ये वॉल्यूम तो इससे भी कम है हमारे पास, इतने लोग होते भी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं बिकॉज द वॉल्यूम्स आर अप टू दिस रेंज ओनली, तो आपको क्या चाहिए, ये एक सर्कुलर बोलता है द कैरेज वे विड्थ shall be intermediate lane configuration that is 5.5 meter, that is 18 feet with 2 lane structures। ये साफ ये सर्कुलर लिखता है। अगर इस सर्कुलर काश हमको पहले मिल चुका होता, स्टार्टिंग में जब हमारी कमेटी बनी थी तब मिल चुका होता, तो बहुत सारा डैमेज जो आज हम देख रहे हैं, लगभग 70, मैं कह सकता हूँ कि 650 किलोमीटर की रोड कट चुकी है, 70% के लगभग का हमने छत विकसित कर दिया, हमारे पास बचा सिर्फ 250 किलोमीटर बचाने के लिए। अब उसी को संभालना है, बाकी जो नुकसान हुआ उसको कैसे बचाएंगे पता नहीं। बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मस्ट टेल यू, एचपीसी को इस सर्कुलर से कोई सहायता नहीं मिली, नॉट कोई हेल्प नहीं मिली। अगर सहायता मिली हमको तो हमको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिली है। नाउ ये जस्ट कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा उन्होंने एक बड़ा वो किया, और चली उन लोगों ने कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के अंदर में, उसमें ये कहते हैं कि इसमें साफ लिखा गया है कि भैया ओनली स्ट्रिक्ट लैंड यूज चेंजेस, प्रोटेक्शन ऑफ हिल स्लोप एंड वाटर बॉडीज आर ऑफ utmost इंपॉर्टेंस टू प्रोटेक्ट द एंटायर कैचमेंट एंड फ्लो ऑफ द भागीरथी रिवर। ये सारे उनके वो दिए गए हैं, और उन्होंने साफ देखकर रिकमेंडेशन ऑफ द एचपीसी एज पर टर्म ऑफ रेफरेंस साफ जाएगा, आप इसको नहीं छेड़ेंगे। पर उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने वही सेम 12 मीटर के फॉर्मेशन कटिंग वाला प्राविधान यहाँ भी डाल दिया, जबकि अभी तक तो हुआ ही नहीं है। अरे ये आपको दिखाया जा रहा है सड़क की चौड़ाई, देखिए ये 8 मीटर का टोटल कटिंग है, एक बीच में ट्रक है, 2 गाड़ियां चल रही हैं। तकलीफ कहाँ है? ये भटवारी से गंगरानी का सेक्टर है ना। दूसरा भटवारी गंगरानी सेक्टर आप देखते हैं, ये उसका सेक्टर है, वही सेम तस्वीर 8 मीटर की है। आप देखिए, मैं कह रहा था आपको बद्रीनाथ बेनाकुली का जो सेक्टर आप देखिए, क्या बेहतरीन रोड है आपकी। ये 8 से 9 मीटर की टोटल चौड़ाई है, इंटरमीडिएट लेन चल रही है। ये 7 मीटर का टोटल ये दिख रहा है आपको, आपकी आराम से गाड़ी गुजर रही है इसमें से। और अगर उसको मैं कंपेयर करता हूँ स्विस अल्प के साथ में गोतार्ड पास का, सेम एग्जैक्टली वही है। हिल के इलाके में बहुत लोग यहाँ दावा करते हैं, हमारी कमेटी में कुछ लोग दहाड़ रहे थे बैठ के कि भैया विदेशों में तो पहाड़ों में बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, कहीं ऐसी चौड़ी सड़कें नहीं है, सड़कें उतनी चौड़ी बनी है जितनी की आवश्यकता है। Therefore, intermediate lane is not a bad proposition. Intermediate lane की जो वकालत हम कर रहे थे, बाद में सरकार ने खुद ही उसकी वकालत की है, पर हमारी कमेटी के जो सदस्य थे उन लोगों ने उसको कचरे के डब्बे में डाल करके हमारी रिपोर्ट को दबाने की कोशिश करी। नाउ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा था ऐसा, और क्या मतलब जो मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो जमीन पे काट रही है मशीनों को लेकर, उनको क्या पता है? उनको तो आप एक टारगेट देते हैं, भैया आपको ये करना, वो कर रहे हैं बैठ के। इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी तो निहित होती है मॉर्थ के ऊपर में, जो उनको ठेका देती है। और मॉर्थ किस बेसिस पे काम करता है? जब वो काम उस बेसिस पे करता है जब उसके पास कोई डीपीआर होता है, और इसके तहत कुछ डीपीआर बने, इस प्रोजेक्ट के तहत भी कुछ डीपीआर बने। दूसरी बात है कि उन्होंने एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट को कंप्लीटली बाईपास किया।
उसके लिए उन्होंने अपना एक कानून लिया है कि भैया 35 भाग में रोड को काट डालो तो 100 किलोमीटर से कम हो जाता, हम इससे बाईपास कर दे। वो तो उन्होंने किया, लेकिन बाकी डीपीआर तो आपके पास होनी चाहिए थी। ये एक कंपनी है एस्कॉम करके, जिन्होंने रुद्रप्रयाग से लेकर के ये सेक्टर इनके पास में जो बनाया था उन्होंने, ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग का सेक्टर में उन्होंने डीपीआर बनाया। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ना, रिसेंट लैंडस्लाइड इन उत्तराखंड, नेचर फॉर योर ह्यूमन फॉली, ये पेपर सतीश जी बैठे हैं यहाँ पे, सुंदयाल जी, नरेश राणा एंड सुरेखा डंगवाल जी ने लिखा था करंट साइंस में 2011 में। इसमें एक चित्र इन्होंने डाला था, उस चित्र में आप देख रहे हैं कि इसमें ये इन्होंने ये भी लिखा था कि रिसेंट रोड वाइडनिंग उस टाइम हुई थी, कुछ सड़कें, ये इसलिए पेपर लिखा गया था कि 2010 में भयानक लैंडस्लाइड हुए थे, खास करके इधर आपके पास में भागीरथी अलकनंदा के संगम से लेकर के देवप्रयाग से लेकर के श्रीनगर तक बहुत बड़ी तबाही हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये पेपर लिखा, तो उन्होंने मैपिंग किया था। अब इस कंपनी ने, देखिए इनकी ईमानदारी देखिए, इस कंपनी ने अपने रिपोर्ट पे ये लगाया है, ये सेम उसको उठाया और यहाँ चिपका दिया। इनकी बेईमानी देखिए आप कि इस पेपर का रेफरेंस तक नहीं डाला गया, कुछ भी नहीं बदला इन लोगों ने। और कोई आदमी अगर इसको देखेगा, इस डीपीआर को देखेगा, तो लगेगा वाह कितनी मेहनत कर रखी इन लोगों ने। ये बकायदा उन्होंने कहाँ का रोड वाइडनिंग हुई थी और ये कब रोड, अब ये देखिए रिसेंट रोड वाइडनिंग कब की है ये, अगर आप डीपीआर बना रहे हैं तो जब इस तरह की विज्ञान होगा किसी इतनी बड़ी परियोजना के अंदर, मैं दावे से कह सकता हूं कि जब यहाँ पे ऐसा हुआ है तो बहुत सारी जगह में ऐसा हुआ होगा। एकदम कोई, इसमें और भी नक्शे हैं जो मैंने नहीं डाले हैं, बहुत सारे नक्शे बिना रेफरेंस के डाल दिए गए हैं, बिना रेफरेंस। इसका मतलब है कि ये इतनी जल्दबाजी थी इनको कि जहां से मसाला मिले कट पेस्ट करो और पैसा लो। इसीलिए हमने इस मीटिंग के तहत भी ये कहा था, जब आप किसी कंसल्टेंट को नियुक्त करते हैं डीपीआर बनाने के लिए, पहले तो उसका मानक क्या है, वो है कौन वो आदमी। बहुत सारे वैज्ञानिक कूद पड़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व हैं। अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ और आपसे कह रहा हूँ कि मेरे लिए आप डीपीआर बनाए, तो क्या मेरे खिलाफ डीपीआर बनाएंगे? आप तो मेरे फेवर में बनाएंगे, उसमें 2-4 राइडर लगा देंगे आप बैठ करके। तो ये तो इतना बड़ा रैकेट है, इस रैकेट को तो मतलब एक्सपोजन तो होना ही चाहिए। और ये सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण मैंने आपको ये दिया, ये हमारे उत्तराखंड के इस सड़कों को लेकर के। ना आप उसके कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, इसमें ज्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग टीवी में रोज देख रहे हैं कौन सा पहाड़ दरक रहा है, कौन सा स्लोप खिसक रहा है, ये सब होता चली रहा है। ये बहुत बेहतरीन सड़क थी पीपल कोटी से पाताल गंगा की, ये वो सड़क है। ये सड़क बहुत अच्छी बनी हुई थी। हमने कहा इस पर हाथ मत लगाओ आप लोग, ये हमने वहां पे आर्ग्यू किया था, अपने कमेटी के दरमियान आर्ग्यू किया था, पर कोई सुनने को तैयार नहीं हमारी बात को। इनफैक्ट चेयरमैन सर ने रिपीटेड ओरल इंस्ट्रक्शंस दिए मोर्थ को, राइटिंग इंस्ट्रक्शंस दिए मोर्थ को कि आप काम रोकिए और आप कंसोलिडेट कीजिए उस इलाके में जहां आप तोड़ रहे हैं। एक भी सुनने को तैयार नहीं था। इट वाज अ कंप्लीट इग्नोरेंस, कंप्लीट, मतलब इग्नोरेंस नहीं बोलेंगे, वो इग्नोर कर रहे थे हमें। वो इग्नोर किस लिए कर रहे थे? एक जगह तो उनका चीफ इंजीनियर बोलता है कुंड के आसपास की बात है जो बाईपास रोड हो रही कि जंगल में इन्होंने अपने बुलडोजर डाल दिया, उसकी फोटो में दिखाऊंगा। जब हम आर्ग्यू कर रहा था कि भाई ये लोग ऐसा कह रहे, तो बोलता नहीं एक मशीन लगाइए 4 और लगाओ इसके अंदर, और जोर से बोल रहा हूँ, आवाज लगा के बोल रहा है जिसे हम सुने। जब मैंने डीपीआर की बात की तो क्या डीपीआर का रोना रो रहा बैठ करके, दैट वाज द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट मैन वाज यूजिंग, एंड उनका चीफ इंजीनियर हुआ मिस्टर खेरा। तो ये स्थिति हमारी थी। ये वर्टिकल कट्स आपकी, ये आपके वहां का इलाका है, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी घाटी का। लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस हाउसेस। ऑफ कोर्स कंपनसेट कर दिए गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा उनको पैसा नहीं मिला, पर इज दिस द वे? ये तरीका है? सेंटर रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैठा रखा आपने दिल्ली में, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बैठा रखा है, तो क्या इस परियोजना के तहत उनका एक्सपर्टीज लेने की आवश्यकता नहीं थी आपको? ये जंगल, अब हम जब बात करते हैं फॉरेस्ट लॉस की, हम कह रहे हैं कि वही फॉरेस्ट लॉस आपने काउंट किए हैं जिसमें एक छोटी सी बात मैं रखना चाहता हूं। एक वर्ड आया था राइट ऑफ वे। जब आप 12 मीटर फॉर्मेशन कटिंग की बात करते हैं, मतलब इस छोर से लेकर के इस छोर तक की जो कटिंग को जो 12 मीटर काटते हैं, तो उसमें आपको जो राइट ऑफ वे चाहिए होता है वो 18 से 24 मीटर तक का चाहिए होता है। उतना जमीन आप ले लेते हैं, जैसे रेलवे वाले लेते हैं, एक्स्ट्रा जमीन लेकर रखते हैं। जैसे जमीन आप लेते हैं, मांगते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपको पैसा देना होता है, क्योंकि उसमें जो जंगल होगा, वो सड़क के अलावा जो बाकी जंगल होगा, उस जंगल को उनको आपका कटेगा, तो वो कंपल्सरी फॉरेस्ट्री में उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं। अब ये करते क्या है? काट तो ये 12 मीटर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक 12 मीटर ही काट रहे हैं, लेकिन जो राइट ऑफ वे का जिनको जो हक मिला रहता है, वहां तक का जंगल काट देते हैं। तो जब मैंने उनके फॉरेस्टर से पूछा मीटिंग के दरमियान कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, भैया उतने जंगल काटिए जितने में आपको रोड चाहिए, बाकी रहने दीजिए, जब कोई भविष्य में आपको 24 मीटर तक जाना पड़ेगा तब काटेंगे। वो तो हम क्या करते थे साहब, ये तो उनकी इंटेलिजेंस पे है या उनकी श्रद्धा पे है, ये सब थे उसके उनकी श्रद्धा पे, क्योंकि हमने तो उनसे पैसे ले लिए। व्हाट अ स्ट्रेंज लॉ। और उसके बाद
जब आप 24 मीटर काट भी देते, यहाँ तक 24 मीटर नहीं है, जब ऐसे वर्टिकल काटते हो उसके बाद जो जंगल गिरता है उसका तो कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं आपकी। आपने तो 24 मीटर में जो जंगल था उसी के पेड़ काटे, पेड़ों को आपने छपान किया है, बाकी जो जंगल काट रहे हैं उसका क्या, उसका कोई नुकसान, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हमारी। तो इट इज अ रियल डिजास्टर, इकोलॉजिकली इट इज अ रियल डिजास्टर। और हमारे पास ऐसे लोग बैठे हैं उत्तराखंड में, चाहे वो कुमाऊं विश्वविद्यालय हो, चाहे पंतनगर का जीवी पंत हो इंस्टीट्यूट बैठा हो वहां पे, चाहे वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लोग बैठे हो, चाहे एफआरआई बैठा हो वहां पे, सारे के सारे दावा करते कि हम हिमालय के इकोलॉजिस्ट हैं। एक की भी जवान नहीं निकली है इस बात को कहने के लिए। किस बात से डरते हैं आप, किस बात से आप डरते हैं? ये हमारा साकनिधार का इलाका है, जहाँ पे सीधा मलबा होता है, उसको नीचे बिखेर दिया, और ये सबकी नाक के नीचे हो रहा है। ये हाईवे है साहब, सारे लोग देखते हैं इसे। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी गुजरते होंगे अपने वो लाल बत्ती की गाड़ी में हॉर्न लगाते हुए, वो भी गुजरते होंगे यहाँ से, सब देखते हैं इसको। तो किसको पड़ा है, किसको पड़ा है? एक वो मैंने कहा ना, मैंने पिथौरागढ़ में एक फोटो दिखाई थी आपको, एक ऑड मैन आउट बेचारा, वो डंडा लेके पीछे खड़ा है और देख रहा है कि उसके बारे में चर्चा तो हो रही है लेकिन उससे पूछ कोई नहीं रहा है। तो वही हालत हमारे उत्तराखंड के पहाड़ की है। ये अब देखिए, एक धरासू से यमुनोत्री का इलाका है, ये हमारा हिमालय है, जहाँ पे लोग कहते हैं डिविनिटी एग्जिस्ट करती है। सेकरदा ने बड़ा अच्छा शब्द कहा, एग्जिस्टेंस से क्या बोलते हैं, श्रद्धा से, क्या कहा था, श्रद्धा बाद में आती है, पहले भैया अपना एग्जिस्टेंस आता है, पहले एग्जिस्टेंस समझा लो, श्रद्धा बाद में आती रहेगी। तो आज तो हमने उसको भी खत्म कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है, अगर हमारे श्रद्धा, हमारे जो आस्था के प्रतीक हैं, ये केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है, इन पर अगर कुछ हो गया हम क्या जवाब देंगे? सालों से धरोहर हमारी पड़ी हुई है, हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, और जिस ढंग के हम उसके साथ में छेड़छाड़ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है गडोरा गांव का। गडोरा गांव में इसलिए दिखा रहा हूँ खास करके मायापुर और पीपलकोटी के बीच में, यहाँ पे ऑलरेडी एक दीवार आप देख सकते हैं, दीवार बनी हुई है, ये बीआरओ ने बनाई थी। ये पूरा इलाका जियोलॉजिकल हमने लिखा भी है, इलाका सिंकिंग जोन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मकानों को तो आपने कंपल्सरी कर दिया, इसके ऊपर गडोरा इंटरमीडिएट कॉलेज है। ये पूरे इलाके का जो इलाका के जो बच्चे पढ़ने उसी कॉलेज में जाते हैं। आज उस कॉलेज में दरारें पड़ी हुई है, वो कॉलेज दरकने के कागार पर खड़ा है। जब हमने उनको सवाल किया एचपीसी के तहत, हमारे एक मित्र वहां पे ये मलासी जी, विजय प्रसाद मलासी जी, उनको लाया गया था एचपीसी की जब विजिट के दरमियान, और उनकी वजह से एक डिसीजन हुआ कि इसको रोका गया। कि इनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस इलाकों को ना छिड़ा जाए यार, ये पहाड़ के बच्चे हैं, पहाड़ का स्कूल है, जो कि सारे पहाड़ के क्षेत्र के लोग वहां पढ़ने के लिए आते हैं। तो मतलब आप इतने ज्यादा अंधे हो गए हैं, सिर्फ वो 4 धाम को मतलब पहुंचना, आपको ब्लाइंड वैली में, जो कि क्या बोलते हैं क्लोज एंडेड वैली में जाना है, बाकी रास्ते में कुछ भी उसको बुलडोज करते हुए चले जाओ। अब ये काम फिलहाल रुका हुआ है यहाँ पे, ये आपका इलाका, ये परपेचुअल सौरो, ये दूसरा कल्यासौड़, मैं बता रहा हूँ, दूसरा कल्यासौड़। एक कल्यासौड़ को तो अभी एचपीसी ने बाईपास कर दिया। अब कल्यासौड़ के बाईपास होकर के 3 ब्रिज बन रहे हैं, और बाद में कांकरा में वो रोड निकल रही है, क्योंकि कल्यासौड़ पे खूब पैसे बने, खूब पैसे लगे, खूब रिसर्च हुई, हर एक ने अपने अपने पर्चे छापे हैं विज्ञान में, पर एक भी आदमी का दम नहीं था कि उसको रोक सके। जब ये हालत थी तो 50-60 के दरमियान उस स्लाइड ऑन हुआ था, तो छोड़ देते उसको यार, बाईपास पहले से कर लेते। अब वो तो आपने बाईपास कर दिया, अब आपने यहाँ क्या कर दिया? ये श्रीनगर के पास जो हमारा जो जीवीके का जो हाइड्रो पावर श्रीनगर पावर प्रोजेक्ट है, ये उसका रिजर्वायर का अपस्ट्रीम का इलाका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये रोड मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं चंडीसर भट्ट जी के साथ में काम कर रहा था, भट्ट जी किताब लिख रहे थे कि क्या बोलते हैं, पहाड़ ने उसमें किताब को प्रकाशित भी किया था। उस किताब में इसका जिक्र है कि भैया ये जो रिजर्वायर है 7-70 मीटर बनने वाला था, तो ये रोड कहाँ जाएगी, ये बात उठी थी। तो उन्होंने उसको बाईपास करने के लिए सड़क बनाई, ये वो देख रहे ऊपर, और इस सड़क को वो लोग स्वीट गांव से निकाल करके बाहर ले जाना चाहते थे, पर किस कारण से नई परियोजना के तहत उन्होंने उसको नहीं छेड़ा और इसी को चौड़ा करने लगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक छोटा लैंडस्लाइड क्रिएट होता है, और दूसरा ये जो आपका रिजर्वायर है, जो दिख रहा पानी का रिजर्वायर, मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, फरासू के नजदीक इलाका, ये आपका बैराज है, और ये वही सड़क है, दूसरा एंगल में आपको दिखा रहा हूँ। जब भी इसमें पानी ऊपर नीचे होता है उसको हम कहते हैं रिजर्वायर ड्रॉडाउन। जो टिहरी में हमने देखा था, प्रताप नगर के साइड के जो फ्लैंक्स में कितने गांव जो हैं वो टूट रहे हैं,
सड़कें टूट रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, स्कूलें टूट रही हैं वहां पे बिकॉज ऑफ द रिजर्वॉयर ड्रॉडाउन इफेक्ट। और जिसको टिहरी डैम वाले ये बोलते हैं कि भैया ये हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये 1000 मीटर से ऊपर है। ड्रॉडाउन इफेक्ट जो होता है 50-60 मीटर तक ही रहता है, बाकी उसके ऊपर नहीं होता। एक पेपर अभी हाल ही में पंचेश्वर का सती अटाल का सती वगैरह का आया है, उन्होंने इसको काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। भागीरथी भी पेपर उनका रिसेंटली आया है इसी चीज को लेकर के। अब देखिए ड्रॉडाउन, अब ये जो बांध है ना, बांध तो अब तोड़ नहीं सकते, ये तो रहेगा और ड्रॉडाउन तो चलता रहेगा। और ये जो धसान है ना, ये किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा। So what is the alternate? The alternate would have been, जो मैंने पहले स्लाइड दिखाई कि भाई we should have thought about it, हमको पहले सोचना चाहिए था। ये कुछ उस तरह से है साहब, ये रेट ऑफ रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, कुछ इस तरह से है जैसे टिहरी डैम बन के 2006 में कमीशन हो गया। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा कि टिहरी से इलाके से जो रोड, नई रोड हमको देनी थी, उसको हम क्या करें। और हैपचेटली हमने पहाड़ खोद डाला, लोग जाए भाड़ में, उनका कोई लेना देना नहीं। और एक ब्रिज जिसको हमको अक्रॉस जोड़ना था, वो ब्रिज लास्ट ईयर चालू हुआ है। तो क्या वहां के जो लोग रहते हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं सोचेंगे? आम आदमी के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे आप? किसके लिए परियोजना है, किसके लिए बनाई जा रही है? ये रिसेंटली हुआ है खेरा विलेज, नरेंद्र नगर, यहाँ पे तो लोग मारने को आ चुके थे मौत वालों को, जो पीडब्ल्यूडी वाला जो बना रहे थे नरेंद्र नगर के पास में, इस घर में लोगों का नुकसान। अब देखिए पुस्ता कहाँ लगाया इन्होंने, 4 धाम की रोड इनकी, पुस्तक के लिए हार्ड रॉक सबस्ट्रेटम भी नहीं है, कुछ ठोस चट्टान भी नहीं है, क्योंकि काम खत्म करना ना, दिखाना है कि भाई हमने 4 धाम कर दिया। एक बरसात आई और पुस्ता नीचे गया, ये लोग दब गए इस मकान के अंदर में। कौन इसका जिम्मेदार है भाई? क्या हम मरने के लिए हैं पहाड़ में बैठे हुए? अब ये वो है कि ये जो मैं कह रहा था आपको कि हमारे चेयरमैन सर ने लिखा, उनको कहा कि भैया कि आप ये कीजिए, उन्होंने इसको इग्नोर किया। ठीक है, verbal instruction दिया, stop hill cutting and undertake the slope protection measure, completely ignored। इंस्ट्रक्शन रिपीट किया गया 3rd HPC मीटिंग में 20 तारीख को, इग्नोर। ऊपर से क्या कर रहे हैं साहब, इस जंगल के अंदर मना किया था मत घुसिए, और अपनी गाड़ी घुसा दी उसके अंदर। ये वो जंगल है कुंड बाईपास का मंदाकिनी में, किसको बोलूंगा? तो तभी तो मैं कहता हूँ ना कि जब मैंने लिखा था वो आर्टिकल रिसेंटली, उसमें गिरजा भाई ने उसको पब्लिश भी करवा दिया, तो वो आर्टिकल में वही तो लिखा था, भैया हम दहाड़े नहीं जाकर के, यार बड़े बड़े शहरों में जाके दहाड़ते हैं, अच्छी बात है, चलो ठीक है, हमको लोगों की ओपिनियन लेनी होती है, सपोर्ट लेना होता है, लेकिन जहां दहाड़ने की ज्यादा आवश्यकता है वहां तो दहाड़े हम, अपने विज्ञान को वहां तो बताएं लोगों को। और क्या इसका ऐसा नहीं कि सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है, जरूर सोचती है, किताबी तरह से जरूर सोचती है। ये उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2014 है। और कुछ लाइनें मैं लोडेड स्लाइड कभी रखना पसंद नहीं करता हूं, पर मुझे यहाँ रखने के लिए मजबूरी है। ये कहते हैं इस प्लान के अंदर में लिखा हुआ है कि लाइकली पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट एंड एसोसिएटेड फ्लड्स, इंक्रीज इन लैंडस्लाइड एंड इंपैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज डैम, ब्रिजेस एंड रोड, इन्होंने प्रेडिक्ट किया है, ऐसा होने वाला है उत्तराखंड में। दूसरा कहते हैं अ बैलेंस बिटवीन रोड कंस्ट्रक्शन एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन होना चाहिए। फिर कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, असेसमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ होनी चाहिए, ब्ला ब्ला। इसमें कहते हैं 2014 में मिटिगेशन मेजर्स कहते हैं एप्रोप्रिएट रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड डिजाइन टू इंश्योर इंक्रीज क्लाइमेट रेजिलिएंट। ये बोलते हैं लोग। कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट वॉल एंड द लूज स्ट्रेटा, बहुत सी बात। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात करते हैं साहब, जिससे कि पेड़ कम कटे। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर और फॉरेस्ट कैनोपी, प्रपोजल ऑफ मक, ये सब these are sounds without any meaning। ये शब्द हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। Absolutely hollow in terms of उत्तराखंड, जो मैं पिछले 30 साल से देख रहा हूँ। नाउ एक बात हमने कही, 4 धाम, कितनी बेहूदी और बेवकूफी वाली बातें करते हैं। मैं धार्मिक नहीं हूं, एकदम नहीं, ठीक, लेकिन मैं धार्मिक आस्था को बहुत अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि वो आदमी का व्यक्तिगत अधिकार होता है। जब ये शंकराचार्य जी इस मंदिर की स्थापना के लिए जमीन खोज रहे थे, और ये मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये इसकी कहानी छपी थी ब्लिट्स में, लगातार करंजिया साहब और नौटियाल जी ने छापी थी। और ये मुझे इसलिए पता है कि चंद्र प्रसाद भट्ट जी के पास में वो ब्लिट्स का अखबार 74 का पड़ा हुआ था। उसमें जब बिरला मंदिर, बिरला जी इसको बड़ा करने के लिए आ रहे थे और पत्थर भी आ गए थे तिरुपति से, उस टाइम में भट्ट जी और अदर लोगों ने मिलकर काफी लगातार ब्लिट्स ने काफी साथ दिया था। उन्होंने कहा ये हमारी स्थापत्य कला है, ये स्थापत्य कलाओं को हम छेड़ने नहीं देंगे। इसके कुछ कारण तो जरूर होंगे भाई, इसको उन्होंने छोटा क्यों बनाया, ये तो तिरुपति का आकार देते इसको। तो उन्होंने कहा भैया नहीं इसको, तब उसके बाद शायद एनडी तिवारी साहब चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, एक कमेटी बनती है, मिश्रा कमेटी के तहत ही आता है सर ये, और तब उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया और साहब बताया कि इसकी हाइट आप नहीं बढ़ा सकते, कि नहीं तो एवलांच से टूट जाएगा, क्योंकि ये जो सामने का पहाड़ है यहाँ से विंटर में एवलांच आते हैं, चट्टियां टूटती है साइड में, लेकिन ये नहीं टूटता है, क्योंकि ये जो पहाड़ पीछे बैठा है ये आईब्रो की तरह से काम करता है। ये लिखा रिपोर्ट के अंदर,
ठीक है। अब तो इनको भी बचाने के लिए उन्होंने ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इस तरह से जल्द उसने इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इस इलाके में बनाया हुआ है, और कहा कि अलकनंदा के टो इरोजन से, क्योंकि ये इलाका ऐसा है कि ये ग्लेशियर डिपॉजिट्स हैं या रिवर डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पे जब भी अगर विंटर में बर्फ पड़ती है, जब पिघलती है, वो अंदर पोर्स में घुसती है, फ्रीज करती है, और जब वो थॉ करती है तो स्लोप क्रिप करता है, उसको हम स्लोली फ्लक्शन बोलते हैं, तो स्लोप में क्रिपिंग होती है। और दूसरा नदी जो है नीचे बह रही है अलकनंदा, ये काटती है उसके स्लोप को, जिससे ये जो मकान होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, क्रिप करते हैं, उसमें क्रैक्स आते हैं। तो शंकराचार्य ने जो लोकेशन सिलेक्ट करी, उसके नीचे पत्थर सिलेक्ट किया उसने। ये पत्थर जो है इसको हरदम प्रोटेक्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ ये कॉन्वेक्स साइड रिवर का, उसको काटने नहीं देता है। हाइट छोटी रखी गई, जुडिशियसली किया गया, और हमने अब क्या किया है, हमारा बद्रीनाथ अभी ये है, अब खोजिए बद्रीनाथ, बद्रीनाथ जी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। अब कहते हैं, अब नीति आयोग बोलता है 2017 में, कहता है भैया, हिमालय कॉल्स फॉर अ न्यू डेवलपमेंट नैरेटिव इन विच द डेवलपमेंट मस्ट बी फुली एम्बेडेड इन द एनवायरमेंटल, सोशियो कल्चर एंड सेक्रेट टेनेट्स ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन्स। अब ये कह रहे हैं साहब कि चार धाम, हमारे एक बड़े मतलब बहुत शीर्षस्थ IAS ऑफिसर साहब कमेटी के मेंबर थे, उनका कहना था कि अरे उनको अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा कि यार क्यों वहां पे 12 महीने आप खोलेंगे उसको, नहीं वो लोग तो वहां इसलिए बैठे, और वो आदमी उस इलाके का जिसको जो उस इलाके को जानता है, उसको उस इलाके का जिस इलाके को जानता है, वो कह रहे हैं नहीं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसके लिए क्या बोलते वहां पे आराम से रहने की, इसलिए बेचारे मजबूरी में 6 महीने नीचे आते हैं, उनको सारी फैसिलिटी माणा काम को दे दो, वहीं बैठे रहेंगे, टूरिस्ट भी वहां चला जाएगा। What is this ridiculous argument all about? और हम किसको डिफे कर रहे हैं, इसको इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। इज इट नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी? इसके लिए अकाउंटेबल कौन है? फाइनली अभी डिविनिटी की हम बात करते हैं। अभी एक नया कार्यक्रम चल रहा है साहब केदारनाथ के पीछे, ये शंकराचार्य की समाधि बन रही है। अब ये जो मटेरियल आप देखते हैं, इसको मैंने, जब हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, नदी है तो हम हैं, NDT में आप देख लीजिएगा, मैंने खुल के कहा था उस टाइम में कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो आप जो क्या बोलते हैं आपका सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वालों को बुलाइए, क्योंकि ये जो मलबा बैठा है, ये अनकंसोलिडेटेड मलबा बैठा है, इसमें कॉम्पैक्शन नहीं हुआ कि काफी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे नया मलबा आता है, तो इसकी धारक क्षमता कितनी है, इसका रियल असेसमेंट होना चाहिए, इसके लोड बेरिंग कैपेसिटी कैसी होगी। आप ये RCC बनाकर तो इसको ग्राउंड कर देंगे, फर्म कर देंगे, बट व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, हाउ द हेल आर यू गोइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर, और ये दीवारें मजाक बना रखी है लोगों ने। ये एक नया इंटरवेंशन इस इलाके में हो रहा है, जहां पे हम कहते हैं, और इसके ठीक नीचे हमारे साथ टेम्पल है जो हमारा आस्था का प्रतीक है। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, किस लिए कर रहे हैं? और फिर हम ये गुप्ता बंधुओं को देते हैं, कहते हैं कि साहब नाचिए वहां बैठ करके, हम वहां पे मैरिज के लिए आपको औली का इलाका देते हैं, और तब मुझे फोन आता है, क्योंकि कमेटी बनी गई, इधर को वैज्ञानिक मुझे फोन करता है, उसको शर्म आनी चाहिए। वो मुझे कहता, नवीन क्या तुम मुझे डिफाइन करके बता पाओगे कि ये अल्पाइन पास्चर है कि ये ट्री लाइन है? अरे वाह! और अगर, क्योंकि लोगों ने कहा अल्पाइन पास्चर, मतलब अब देखिए कैचवर्ड कहां पकड़ा जा रहा है। ये अल्पाइन पास्चर अगर नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है, समझ रहे हैं? अरे मैंने कहा यार ये कौन सा तर्क हुआ यार, इस इलाके में इतनी बर्फ पड़ती है, ये बैरन इलाका है, ट्री लाइन ठीक इसके ऊपर है, खुरसो उसके ऊपर आता है जो पड़ा हुआ है, पर इसका मतलब ये कि अगर वो अल्पाइन पास्चर नहीं तो आप वहां पर नाचने गाने का करेंगे। आज यही हालत हमारी रूपकुंड में हो रही है। बेदरी बिगल में मैं गया था कुछ साल पहले की बात है, लाउड स्पीकर चल रहे, लोग वहां डिस्को कर रहे हैं बैठ करके, कौन पूछने वाला है इनको? कोई नहीं। सो एनीवे, देन फाइनली कंक्लूड कर रहा हूं, अ डिफरेंट व्यू। ये हमको बाद में जब हमने इतनी चीजें देखी, महसूस की, सुनी उस मीटिंग के दरमियान, तो हेमंत ध्यानी और हमने मिलकर सोचा कि हम अपनी एक ड्राई रखेंगे, और वी आर रियली थैंकफुल टू द चेयरमैन ऑफ द HPC। उन्होंने ये कहा था, पहली मीटिंग में ये कह दिया था, अगर एक भी मेंबर का ओपिनियन वेरी करता है, वो एट वेरिएंस होता है मेजॉरिटी के साथ में, मैं उसको स्पेस दूंगा। उन्होंने आगे कहा था, अगर आपकी रिपोर्ट बहुत बड़ी होगी, डिफरेंट व्यू, तो मैं उसको अपेंडिक्स में डालूंगा, अगर छोटी होगी तो मैं उसको विद इन द टेक्स्ट डालूंगा। लड़ाई यहीं से शुरू हुई। ये हमने दिया था, इसमें हमने बहुत सारी चीजें लिखी थी, जो हमने कहा चॉइस रोड विड्थ वगैरह क्या होनी चाहिए, ये सब उसमें लिखा गया था। और साथ में एक रिसेंट कैलकुलेशन, अभी हमारी रिपोर्ट में नहीं है, पर नरेश राणा ने इसको कैलकुलेट किया है। ये यहाँ तो हमने चौड़ाई ली है कि रोड की चौड़ाई की ओरिजिनल चौड़ाई है 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक हम गए, और ये स्लोप के एंगल हमने लिए हैं 20 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक। और आप देखते हैं कि 8 मीटर जो इंटरमीडिएट लेन है, उसमें अगर आप 1 मीटर तक काटते हैं तो आप 32 क्यूबिक मीटर आपका जो है मलबा निकलता है 45 डिग्री के स्लोप में। दैट बिकम डबल, यू सी दैट इट गोज एम्पलीफाइड। तो जो हमारा तर्क था कि भैया अगर आप छोटा रखते हैं तो आपका मलबा कम निकलेगा, दैट इज बीइंग जस्टिफाइड हियर, एंड दैट वाज द रीजन वी सेड नॉट ओनली मलबा,
बट द अनस्टेबिलिटी जो ट्रांसमिट होती है ऑफ द स्लोप वो भी कम होगी अगर आप उसकी चौड़ाई कम रखेंगे। तो दिस आर द रीजंस फॉर व्हिच वी आर फाइटिंग। हमने फाइनल नोट जो लिखा उसमें, ये फाइनल नोट हमारे 60 पेज का 59 पेज का जो डिफरेंट व्यू था, उसमें लिखा था इन व्यू ऑफ द अबव वी रिक्वेस्ट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू टेक द फाइनल डिसीजन ऑन रोड वेट पैरामीटर फॉर द चार धाम परियोजना। All other recommendations in this report that will be impacted by this decision may then accordingly be revised by the HPC and only then should be taken up for the implementation by the project proponent। ये हमारा फाइनल नोट रहा। और important page number 92 that is chairman view, और important page number 93 the different view जो हम लोग का minority view था। मैं इस दोनों व्यू को इसलिए यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, मैं पढ़ने के लिए आपको नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, ये हम 4 ही लोग हैं जो इस कमेटी जिन्होंने ये इसको जो माइनॉरिटी में बैठे हुए तो वो लोग 18 हो गए थे उस टाइम में। उन्होंने जितनों को हाँक सकते थे सबको हाँका उन्होंने, क्योंकि वो तो वोट चल रही थी, सबको बुलाया गया हर जगह से। तो हम 4 ही लोग थे इस कमेटी के अंदर में जिन्होंने इसको किया था। द वर्डिक्ट, वो जो नंबर मैंने आपको दिया 92 और 93 दे रहा हूँ, उन्होंने तो 90 से लेकर 93 लिखा था, मैं अपने 2 बॉक्स आपको दिखा रहा हूँ। ये जो 2 व्यू, मैं आगे जाने से पहले कहना चाहता हूँ कि आई एम नाउ क्लोजिंग, ये जो 2 व्यू हमारे गए थे, इस व्यू में ही लड़ाई हुई। ये 2 बॉक्स उनको नहीं चाहिए थे। उन्होंने कहा कि ये चैप्टर नंबर 2 पे ये दोनों बॉक्स चाहिए थे हमारे। उन्होंने कहा था, मेजोरिटी वालों ने कहा, पता उनको आशंका थी कि जैसे ये 2 बॉक्स जाएंगे, बाकी चैप्टर नंबर 2 में तो उन्हीं की बात रखी गई है, पूरी बात उनकी हो रही है, पूरी बात 12 मीटर की हो रही है, हमारी बात तो कहीं हो ही नहीं रही है। हमने तो अपनी बात को यहाँ पे रखा और वहां पे ये डिस्कस हुआ कि भाई लोग डिवीजन कैसे हुआ और किसने किसने वोट दिया, ये बात कही है। रिकमेंडेशन तो उन्हीं की बात कही है, हमने कहा, लेकिन हम ये मान रहे हैं, उन्होंने कहा ये नहीं जाएगा इसके अंदर। और उससे उन्होंने जो जितना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकते थे उतना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया। एक इंसान, एक मैं तो उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना था पर कर रहा हूँ शब्द का इस्तेमाल। एक इंसान जो बड़ा बहुत सीनियर आदमी, वो फतवा जारी करता था कहीं से, और उस फतवा जैसे आता था तो चलो उसके जो ब्यूरोक्रेट थे तो लाइन पे खड़े हो जाते थे, मेल पे मेल ठोक रहे हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक थे उसके साथ साथ चलते हैं, उसके सुर में सुर लगाते हैं बैठ करके। अरे तुम तो कुछ अपने दिमाग से बोलो, तो पूरी ताकत लगा दी उन्होंने कि इसको हटाइए। पर चेयरमैन put his foot down, उनका चेयरमैन साहब का नोट है, he put his foot down। उन्होंने उसमें लिखा था, it is appropriate that a final decision is best left for the consideration by the Honorable Supreme Court. Until then, I would suggest that any action based on the majority vote may be held in abeyance। बहुत बड़ी बात थी, it's a big thing and big support to our viewpoint। Then finally ये आता है और तब सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट में लिखता है 8 तारीख को, we have perused the conclusions and recommendation of the report, in particular from page 90 to 93 in part 1 जो मैंने अभी आपको दिखाया। We are of the view that it is correct that the 2018 March circular should apply for the reasons given at page 93 of the report। That is a different view। Consequently, the 2018 circular alone will apply, and this was a landmark decision in the history of the Himalayan environment। I will put it like this because I feel very elated and very happy about it। Then finally, आज ही मॉर्निंग में मैं नेचर देख रहा था, नेचर की इंफॉर्मेशन आ रही थी और उसमें ये बड़ा अच्छे 2 आर्टिकल मुझे मिले कि हिंदुस्तान में ये चीज नहीं हो रही है, गैगिंग द साइंटिस्ट, और साइंटिस्ट आर बीइंग गैग्ड। ये साइंटिफिक साइलेंस लिखा हुआ। Roughly 1/4 of the environmental scientists have had their work altered by their employers, and 1/3 have been banned for speaking publicly about their research। This is in black and white conservation letters में 2020 का ही है। और आज सवेरे कल की न्यूज है नेचर में, 21 September 2020, कल की न्यूज है नेचर में, and it's a big thing when the news of this kind comes in nature। Censored Australian scientists say suppression of the environmental research is getting worse। Survey find that many researchers are banned from speaking about their work or have had their research altered to downplay the risks। That is the reality we are living in। Therefore, हमको वास्तव में ऐसे वैज्ञानिकों की आवश्यकता है जिनके पास बैकबोन हो। मैं नहीं कहता मेरे पास है, पर मैं कहता हूँ मेरे से बहुत सारे लोग हैं जो वास्तव में कुछ कहना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ इस मंच के थ्रू, क्योंकि आज शमशेरदा की पुण्यतिथि पे हम बैठे हैं। एक इंसान जिसने सच्चाई के लिए लड़ा, एक इंसान ने सब कुछ, मतलब उसकी लड़ाई जो कोसी से पानी लाने की जो लड़ाई थी उनकी, मैंने उसके बारे में समझा था किस ढंग की वो लड़ाई थी। 50 रुपए में जो आदमी इलेक्शन जीतता है, जो उस जमाने में लोग थिएटर में लोगों को लेके पिक्चर दिखाते तब इलेक्शन लेते, 50 रुपए के वोट वो जीतता है। उस वैसे जैसे लोग हमारे पास जब हैं, हमारे पास राजीव दा बैठे हैं, मैं इन लोगों का, कुछ लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि मैं इनके संपर्क में रहा हूँ, इनकी बात मैंने सुनी है, इनकी बेबाकी से बोलने की से
रहे हैं, उन्होंने हम हरदम सबको किया। और आज की तारीख में हमारे चेयरमैन सर हमारे साथ बैठे हैं। आई थिंक आई फील सो प्राउड एंड सो प्रिविलेज्ड to be part of the earlier committee and more importantly part of this particular committee। और अब जो मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ इसका मेरे पास कोई कैप्शन नहीं है, पर जब मैं ये सर्वे कर रहा था इस रोड का, उस दरमियान रामलीला चल रही थी हमारी, और सेकरदा मुझे बड़े याद आते हैं जब हम लोग वहां जा रहे थे, सालंग ग्लेशियर मारतोली की तरफ जा रहे थे, तो उस टाइम इनके एक वो थे शेर सिंह पांगती जी के घर के पास पहुंच रहे थे, वहाँ रामलीला के हथियार सूख रहे थे, तो सेकरदा का बड़ा अच्छा कमेंट आया था हथियारों को ऊपर लेकर के, वो मुझे याद आया, तो मैंने फाइनली ये फोटो खींची उसमें चाय पी रहे बैठ करके। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। धन्यवाद नवीन। ये वो लोग की बॉर्डर में ये सब है और वो प्रतिरक्षा के लिए ये सब करना है, और ये सब दुनिया में। ये मेरा पहला सवाल है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ लोगों को, मैं क्या हो रहा है इसको मैं आ नहीं रहा हूँ। मैं स्लाइड को बंद कर देता हूँ। कोई सवाल अगर हो तो? हाँ। बहुत ही जानकारी परक ये पूरा व्याख्यान रहा डॉक्टर नवीन जुयाल का, और ये मालूम नहीं था, मतलब ये जब बीच में नवीन का बड़ा आक्रोश जो आज काफी हद तक इस व्याख्यान में भी दिखाई दिया, नवीन का जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा था कि लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। सही बात यह है कि लोगों को इतनी जानकारी थी भी नहीं। वो जब आप लोगों से बात होती रही है बीच बीच में, तब कुछ समझ में आया, और लोगों ने फिर लिखा भी, गिरजा ने भी अपने उसमें दिया साइट में, और हम लोगों ने नैनीताल समाचार में भी लिखा, विनोद पांडे ने लिखा था, और गोविंद राजू ने तो एक बहुत ही दमदार किस्म से इसको किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया तो मतलब एक मलहम लगाने वाली जैसी ये बात हमारे दिलों में हुई। आज बहुत ही आपने हमारी आंखें खोल दी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो युवा साथी हैं अजय मित्र और अजय मेहता, इन लोगों ने इसको रिकॉर्ड भी किया होगा, क्योंकि आज तो हम कम ही लोग थे, कल 35-40 लोग थे और इतने लोग कम नहीं होते। इसलिए जूम ने भी बड़ी मेहरबानी करी कि 40 मिनट में हमको काटा नहीं, पूरा वक्त दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। और मैं अब मैं अजय मित्र से ही कहूँगा कि औपचारिक रूप से धन्यवाद नवीन को दें, और ये बता दें क्या ये रिकॉर्डिंग हुई है, और रिकॉर्डिंग हुई है तो ये कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो नहीं जुड़ पाए हैं और इसकी चर्चा सुनेंगे तो उसको इसकी जरूरत होगी। अभी गंगा स्नोड़ा को मैं कहीं देख रहा था, मुझे याद आया कि हमारे गजेंद्र रौतेला वहाँ है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मांग रहे थे, और वो अपने ढंग से वहाँ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला तो शायद नेट में मिल जाएगा और ले लेंगे, लेकिन इतनी जानकारी ये लोग कहाँ से लेंगे उस पूरे इलाके में, जो पूरा इस पूरे 4 धाम के पूरे इलाके में हो रहा है। ये एक सवाल राजीव मैं पूछना चाह रहा था कि जो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट क्या पब्लिक डोमेन में है कहीं? नवीन? हाँ, ये हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट कहीं पब्लिक डोमेन में है? जुयाल जी? नवीन ये कीजिए अपने को। हाँ जी, हाँ अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, ये पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में है। हाँ, एक बात और कहना चाह रहा था कि हमारे बीच में मैंने देखा नहीं, हमारे आदरणीय एसपी सिंह साहब जी बैठे हुए हैं, जो अगर वो मुझे पहले पता होता वो बैठे होते तो मैं इतनी जोर से कॉलेज में बात ही नहीं करता, क्योंकि
मैंने सोचा कोई इकोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो हमारे सामने बैठे हैं और वो बड़े विभाग ढंग से बोलते हैं। उनका बहुत बड़ा सपोर्ट हमको रहा है। जब भी कभी हमको कोई शंका होती है तो हम एसपी सिंह साहब के साथ पहुंच जाते हैं, बड़ी सरलता के साथ में और बड़ी विभाग के साथ में अपनी बात रखते हैं। मैं एसपी सिंह साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इसमें आप आए और आपको सुना। धन्यवाद सिंह। हाँ, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ जी, बोलिए। हाँ बोलिए। नहीं नवीन, तुमने जो किया ये बहुत बड़ी बात है। ऑल अदर्स शुड सपोर्ट। हमको सबको इसमें कहीं किसी के पास ऑप्शन नहीं बचता है। द वे यू हैव टेकन अप दिस होल इशू, ये ब्रेवरी की बात भी है इसमें, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की बात है। बाकी सबकी ड्यूटी बनती है कि वो आपके साथ आए। द वे यू हैव पुट इट, ये जो ऑनेस्टी है इन सच, अगर ऑनेस्टी के साथ अगर वायलेंस भी बहुत बुरा नहीं है। मेरा कहने का मतलब कि यू वुड लुक एग्रेसिव बट इट वाज वेरी ऑनेस्ट, एंड जब ऑनेस्टी ही रहती है तो एग्रेसिवनेस भी अच्छी लगती है। सो फुल मार्क्स टू यू। थैंक यू सर। फुल मार्क्स टू यू। एंड नहीं, जो ये पैशन है वो फुल मार्क्स टू माय चेयरमैन। फुल मार्क्स टू माय चेयरमैन बिकॉज़ ही सपोर्ट चाहिए होती है आपको। रवि जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, और respect for him in me has grown. I've been seeing him for such a long time, but अब मैंने जो देखा, so my point is that there's no option. I'm saying if others who are honest should join you, and ये ऐसा है कि जो मुझे कोई ताजुब नहीं हुआ, राजीव कैसे ताजुब हुआ, मुझे कोई ताजुब नहीं। इससे बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग, ये इसीलिए बना हुआ है सारा मामला। किसी ने कहा था कि पॉल ब्रॉस शायद था, जो अमेरिकन नॉर्थ इंडिया का हिस्टोरियन, नॉर्थ इंडिया पर उनको अंदाज है, तो उनका कहना था कि हम जब छोटा राज बनाते हैं तो रिसोर्सेज को और तेजी से यूज करते हैं और 200-400 फैमिलीज को फायदा होता है। उन्होंने बहुत ही गंदे ढंग से कहा कि जब छोटा राज अब इसलिए बनाने लगे हम लोग कि 200-400 फैमिलीज को रिसोर्सेज बहुत तेजी से यूज हो और 200-400 फैमिलीज को बहुत फायदा होता है। सो दिस इज सिचुएशन। और अगर एक और भी इशू था जो धानी जी से मैंने कहा था कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द रोड, एक्चुअल कॉस्ट। आई एम नॉट सेइंग कि इकोलॉजिकल होगा, जोड़ दीजिए कितना रुपए मिलते हैं किलोमीटर, तो उसके बाद इतने पैसे बचते हैं कि जो मोटरसाइकिल वाला बच्चा है वो बहुत जोर शोर से चलाता है। हर आदमी खुश है, जो दुकानदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, इंजीनियर है, गवर्नमेंट जो पावर में है, सब खुश रहते हैं। तो रोड बनेगी, हमेशा रोड बनाते रहेंगे। तो इसलिए आपने जो किया है वो बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने फुल मार्क्स टू दैट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने तय किया। अदरवाइज ये तो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट एंड रोड सिनोनिम बना दिया गया। बहुत मेहनत की गई है इसके। ये आज के जमाने से पहले से चला रहा है कि आप कुछ कंस्ट्रक्ट करो, पैसे कमाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नवीन, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। पहले एक सवाल उठा था कि ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में है कि नहीं। ये रिपोर्ट जो है ये क्योंकि कोर्ट में पेश हो गई, कोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया, इसलिए ये अब एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। लेकिन शायद पब्लिक डोमेन में है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ अभी। हमारा जो अब कार्यकाल शुरू होगा उसमें हमारा एक पहला काम होगा कि हम अपनी एक वेबसाइट, हाई पावर्ड कमेटी की एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसमें पब्लिक डोमेन में इसको डाल देंगे। तो कुछ दिनों के बाद आपको ये पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। जयमित्र कहाँ हैं? जयमित्र औपचारिक रूप से सबको धन्यवाद देते हुए इस आज की इस सभा का विसर्जन करो। अनम्यूट करो अपनी, अनम्यूट करो। मैं सभी को पहले नमस्कार। और जी
बोलो बोलो। मैं सभी का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं कि सभी एक साथ आज इस वेबिनार में आए और नवीन जी ने जिस तरह से सारी चीजों को बताया, और मुझे वो 2010 का वाकया याद आया जब हमारा अल्मोड़ा से जो खैरना का सड़क मार्ग था उसकी इतनी बुरी हालत हुई और उससे भी हमने कुछ सीखा नहीं, और उसके बाद हम ये चारधाम वाला प्रोजेक्ट ले आए। इसमें जब आप स्लाइड शो दिखा रहे थे तो मुझे लोहा घाट का भी नजारा याद आ रहा था, क्योंकि मैं 2019 में वहां था और वहां पे चल रहा था। देवदार के पेड़ इस तरह से काटे गए थे कि आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी बुरी तरीके से देवदार काटा गया। पर बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया है, और सभी का जो भी लोग वेबिनार में इसमें उपस्थित थे, बब्बा को एक तरह से श्रद्धांजलि भी आज दी, और एक अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत सबका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। अजय, अज्जू और अन्नू, तुम दोनों नौजवानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना स्पष्ट कर दो, अपने आप को अनम्यूट करो, इतना स्पष्ट कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग हुई है क्या? वीडियो रिकॉर्डिंग और कैसे मिलेगी? जी हाँ, रिकॉर्डिंग हुई है इसकी, और हम जल्दी इसको फेसबुक और यूट्यूब से सभी के लिए उपलब्ध कराएंगे, और व्हाट्सएप के थ्रू भी हम उसमें जो भी होगा उसके थ्रू भी भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिर आज आप सभी लोगों का। और शमशेर को मैं सोचता हूँ इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी। लेकिन सवाल सिर्फ ये जानकारी का नहीं, इस जानकारी को लेके हम कहाँ तक जाते हैं और सक्रिय रूप से क्या करते हैं। शमशेर को इस तरह के विद्वान थे नहीं, लेकिन कर्म में विश्वास करते थे, और अब कुछ करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस सभा को विसर्जित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।